मित्रों, जैसा कि हम संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत मैंने समझ लिया था कि जो संघ के अंतर्गत जो कार्यपालिका थी तो उनकी किस प्रकार की व्यवस्था है, वो किस प्रकार से एक दूसरे की या परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कैसे काम करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री परिषद थी तो मंत्री परिषद जो परामर्श देती है वो राष्ट्रपति को देती है, राइट। और राष्ट्रपति के लिए वो परामर्श एक प्रकार का बाध्यकारी होता है। अब बात आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत समझेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी क्या संरचना होती है। जो मंत्री होते हैं उसके अंतर्गत जिसमें कैबिनेट मंत्री हुए और राज्य मंत्री हुए, उपमंत्री हुए, तो ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसमें क्या उत्तरदायित्व तो होता है इनकी, क्या ये मंत्री उपमंत्री हैं, क्या इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है तो किन आधार पर, और बनाया जा सकता है तो किस प्रकार से। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मंत्री होते हैं वो सलाह जो देते हैं तो वो कौन सी मंत्री परिषद सलाह देती है, क्या मंत्रिमंडल देता है, इसके बारे में आज आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी, राइट। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझने का प्रयास ये करेंगे कि अनुच्छेद जो 74 है वो स्पष्ट किसके संदर्भ में जानकारी देता है, वो देता है मंत्रिपरिषद की, कि राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, राष्ट्रपति का सिफारिश के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जहां पर सभी मंत्री सामूहिक रूप से एक उत्तरदायित्व निभाएंगे। ओके, तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करते हैं। तो मंत्रिपरिषद आपका जो शब्द नाम है ये अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया गया है। 74 जो है इसमें स्पष्ट इसका उल्लेख किया गया है। जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद आप देखोगे एक प्रकार की मंत्रियों की एक परिषद होती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली होती है, जिसमें प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करते हैं, राइट। प्रधानमंत्री इनकी चयन कराते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से इनकी नियुक्ति कराते हैं। ओके, तो यह जो मंत्रिपरिषद है, ये जो मंत्रिपरिषद है ये एक प्रकार की देखी जाए तो राष्ट्रपति को क्या देती है, ये परामर्श देती है। और परामर्श के साथ साथ आप देखोगे कि जो भी इसके परामर्श होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होते हैं। भले ही पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं लेकिन ये बाध्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति इनके पुनर्विचार को या किसी भी विचार को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, केवल पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। तो ये मैंने स्पष्ट समझ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है इसकी संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं उनका क्या अपना उत्तरदायित्व होते हैं, उसमें आपने जैसे राज्य मंत्री हुए, उसी उपमंत्री हुए, तो इन मंत्रियों के बीच में क्या जो विशिष्टता पाई जाती है, या इनमें आप देखोगे कि एक मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं, या बनाया जा सकता है किन आधार पर बनाया जा सकता है, तो इस विषय में भी समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें कई अलग अलग भाग होते हैं। जैसे पहला आता है कैबिनेट मंत्री, तो ये कैबिनेट मंत्री हुआ, राइट। दूसरे पे आता है राज्य मंत्री और थर्ड पे आता है उपमंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इन तीनों मंत्रियों से मिलकर बनती है, राइट। और प्रधानमंत्री भी इसी में शामिल होते हैं। तो आप इस प्रकार से इस मंत्रिपरिषद की आप संरचना को देख सकते हो। और ये मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं ये एक प्रकार के सांसद भी होते हैं, राइट। ये एक प्रकार के सांसद भी होते हैं क्योंकि जो मंत्रिपरिषद जो गठित होती है वो सांसदों से ही मिलकर बनती है। और सांसद देखा जाए तो जितने भी हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा से हों चाहे वो राज्यसभा से हों, दोनों से हो सकते हैं, और उन्हें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। ओके, तो जनता का प्रतिनिधित्व होता है तभी प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके अपने विवेक के आधार पर वो क्या करते हैं, इन मंत्रियों को नियुक्ति कराते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से। तो उन्हें लगता है कि ये मंत्री हमारे
पार्टी से है, क्योंकि कोई भी मंत्री जो होते हैं वो एक रूपता यानी एक राजनीतिक दल से ही होते हैं। तो जितने भी मंत्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो एक ही राजनीतिक दल के मिलेंगे। और एक ही राजनीतिक मतलब होता है कि बहुमत दल का जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी सत्ता से जितने भी मंत्री होते हैं या जितने भी सांसद होते हैं उन्हीं से ही मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि ये जो मंत्री परिषद है, ये जो मंत्री परिषद है, तो इसकी संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रधानमंत्री क्या है कि इनकी जो नियुक्ति होती है इसी सांसद जो लोकसभा राज्यसभा है उनसे नियुक्त किए जाते हैं, राइट। और इन्हें बहुमत दिखाना होता है अपना लोकसभा में, ठीक। लोकसभा में बहुमत हासिल करना पड़ता है। फिर इन्हीं मंत्री की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करके ये नियुक्त करवाते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये मंत्री परिषद की ये पूरी संरचना होती है। अब बात यहाँ आती है कि ये मंत्री परिषद तो एक संरचना बन गई, तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये 3 प्रकार के इसमें मंत्री होते हैं, ओके। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इन मंत्रियों का क्या वर्क होता है और ये किस प्रकार से एक सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंत्री परिषद जो है ये पूरी मंत्री परिषद होती है, इसमें जितने भी मंत्री होते हैं सभी सामूहिक रूप से काम नहीं करते हैं। थोड़ा आप यहाँ समझो एक बार भी। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर एक मंत्रिमंडल भी होता है, हाँ, एक मंत्रिमंडल भी होता है। और मंत्रिमंडल में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, और ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके पास कोई ना कोई मंत्रालय जरूर होता है, बिना मंत्रालय के कोई कैबिनेट मंत्री हो ही नहीं सकता है। चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, संचार मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, ठीक, स्वास्थ्य मंत्री हो, ओके। जितने भी मंत्री होते हैं सभी मंत्री आप कहीं ना कहीं देखे जाएं तो उनके पास कोई ना कोई मंत्रालय होता है, बिना मंत्रालय के कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री बन ही नहीं सकता है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्हीं चुनिंदा लोगों को चुनते हैं जो काफ़ी अनुभवी होते हैं या पिछले कई बार सांसद में विजय हासिल कर चुके हों या संसद में कई बार पद भी वो ले चुके हों या उन्हें काफ़ी राजनीतिक का अनुभव हो, तो उन्हीं को ही प्रधानमंत्री कैबिनेट का दर्जा देते हैं। वैसे हर एक सांसद को प्रधानमंत्री कैबिनेट नहीं चुनते हैं, ओके। चुन तो सकते हैं लेकिन उनको लगता है कि ये व्यक्ति है काफ़ी उस चीज़ में डेवलप हैं या उस चीज़ उनको काफ़ी ज्ञान है या राजनीतिक क्षेत्र में उनको काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मंत्रालय को यह कुछ क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो इस आधार पर वो उनको नियुक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए, ओके। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं इन्हीं से मिलकर क्या बनती है, ये बनती है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में आप देखोगे जो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, यही शामिल होते हैं, केवल यही शामिल होते हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल आप देखोगे तो ये हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि जब आपातकाल लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार में जब आपातकाल लगा था, ओके, क्योंकि उस समय देखा जाए तो इंदिरा गांधी अपने मनमाने ढंग से काम कर रही थी, ओके। तो उस समय आप देखोगे कि आपातकाल की जो व्यवस्था थी ये लागू जो की थी इंदिरा गांधी की सरकार में ही, राष्ट्रपति ने लागू किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे अनैतिक गतिविधियों को फॉलो किया था जिसकी वजह से इनकी जो प्रतिष्ठा थी काफ़ी गिरावट देखी गई। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी इसी के समय में ही ये मंत्रिमंडल शब्द आया था। और मंत्रिमंडल जो शब्द है आप देखोगे ये 44वां संविधान जब संशोधन हुआ 1978 में, तब इसका उल्लिखित किया गया। वैसे तो इसे 1942वां संविधान में भी ये आ गया था, 42वां में ये आ गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे दर्जा दिया गया था वो 1978 में दे दिया गया था। तो इसलिए ये दोनों एक प्रकार से शामिल आप कर सकते हो, ओके। तो मंत्रिमंडल जो शब्द है ये हमारी मूल संविधान में नहीं था, इसे 1978 में लाया गया था। अब बात हम ये करते हैं कि जो मंत्रिमंडल है और मंत्रिपरिषद है ये एक्चुअली में बेसिक इनमें डिफरेंस होता है, वो हम बाद में क्लियर कट करेंगे।
सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल में जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं या जितने भी प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये देखा जाए तो इनकी जो उत्तरदायित्व होता है वो एक सामूहिक रूप से होता है। ओके, इनका जो उत्तरदायित्व एक प्रकार से ये निभाते हैं वो एक सामूहिक होता है, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और सबसे ये उच्च दर्जे वाले मंत्री माने जाते हैं और इन्हें एक एक मंत्रालय तो होता ही है, वो आप समझ चुके हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन जो मंत्री होते हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री होते हैं एक प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ ये एक सामूहिक रूप से काम करते हैं। कोई भी निर्णय फैसले जब लेते हैं तो यही कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उस प्रधानमंत्री को निर्णय फैसले में उनकी भूमिका निभाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और राइट। और फिर इसके बाद जो राष्ट्रपति है उनको क्या है, परामर्श देते हैं या इनका कर्तव्य बन जाता है प्रधानमंत्री का कि जो भी काम किए हैं या कैबिनेट के माध्यम से जो भी सलाह परामर्श से प्रक्रिया हुई है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ओके, तो ये तो उनका कर्तव्य बनता है, अनुच्छेद 78 के तहत कंप्लीट किया था। अब बात यहाँ आती है कि इनके बाद आप देखोगे, पहले तो हमने कैबिनेट मंत्री को समझ लिया। कैबिनेट मंत्री में आपको पता ही है कि प्रत्येक के पास मंत्रालय होना आवश्यक है और बिना मंत्रालय के कोई कैबिनेट मंत्री बन ही नहीं सकता है, बिना मंत्रालय के कोई कैबिनेट मंत्री बन ही नहीं सकता है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। राज्य का मंत्री का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि ये राज्य से आते हैं। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे ये समझो राज्य के मंत्री का मतलब ये है कि राज्य एक देश है और देश में के जो मंत्री होते हैं जो उच्च लेवल के हैं वो कैबिनेट मंत्री है, उससे निम्न के हैं वो राज्य मंत्री हैं और उससे और निम्न जाओगे उप मंत्री। ठीक, तो इस प्रकार से ये मंत्री होते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो मंत्री हैं, ठीक, ये जो मंत्री होते हैं ये जो मंत्री होते हैं ये देखा जाए तो ये भविष्य में कैबिनेट बनने योग्य होते हैं, कैबिनेट बनने योग्य होते हैं। इन्हें ज्ञान होता है, राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञान होता है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये काफ़ी अनुभवी होते हैं। ठीक, और इन्हें अच्छा खासा ज्ञान होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई सरकार अगर जब गठित की जाती है तो उसमें देखा जाए तो कोई भी सांसद है, राइट, जो सांसद है मान लो, तो वो सांसद कई बार अगर अपनी पार्टी में जीता हो या उसी पार्टी से बिलोंग करता हो, कई बार वो जीतता आया है या उसने दल बदल नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ ये हमारे एक अनुभवी व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस पर विश्वास पात्र व्यक्ति है, तो वो क्या करते हैं उसको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो एक्चुअली में अनुभवी वो भी होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है थोड़ा उनसे कम होती है, उनसे लेस में होती है, इसलिए वो भविष्य के कैबिनेट मंत्री के योग्य होते हैं। ओके, भविष्य के वो कैबिनेट मंत्री योग्य होते हैं कि यानी कि आने वाले समय में इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इनके हाथ में अगर देखा जाए तो उनका कार्य क्या होता है कि जितने जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके मंत्रालय होते हैं, राइट, और मंत्रालय के कई सारे विभाग होते हैं, मंत्रालय के कई सारे विभाग होते हैं, तो इन विभागों को इन्हें दिया जाता है। ठीक, इन विभागों को इन्हें दिया जाता है। और जैसे आप जानते हो कि जब कोई कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक होती है तो उन मंत्रियों में ये राज्य मंत्री भाग नहीं लेते हैं। ओके, राज्य मंत्री ये भाग नहीं लेते हैं क्योंकि किसी परिस्थिति बत अगर देखा जाए तो इनका अगर किसी भी संबंध में अगर कैबिनेट मंत्री बुलाते हैं तो ये भाग लेते हैं, अन्यथा इन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, राइट, भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। किसी परिस्थिति बस कैबिनेट मंत्री अगर प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि किसी राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री में बैठक में बुलाया जाए तो वो बुला सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये स्वयं से या इनको आधिकारिक रूप से ये उस कैबिनेट मंत्रियों बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं।
बस ये है कि इनको जो मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के जितने भी विभाग होते हैं, उन विभागों में ये काम करते रहते हैं, जांच करना, दस्तावेजों को इधर से उधर रखना। ठीक, इन मंत्रियों का ये काम होता है। बस यही है कि यही जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी सहायता करते हैं, उनके परामर्श के आधार पर ये काम करते रहते हैं। ठीक, उन्हीं के अंडर में एक प्रकार से ये काम करते हैं, आप ये समझ लीजिए। इन्हें विभाग दिए जाते हैं और मंत्रालय के विशेष कार्य इनको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि स्वतंत्र प्रभार जो दिया जाता है वो राज्य मंत्री को ही दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार का आप मतलब समझिए कि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को आपने देखा हो कि एक मंत्री को पास कई सारे मंत्रालय हो सकते हैं। राइट, कई सारे एक मंत्रालय ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे वर्तमान में जैसे 25 मंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री हैं। राइट, तो इस प्रकार से हैं। वैसे इसका अगर उल्लिखित देखा जाए तो ये 15 से 20 होने चाहिए, अधिकतम हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो अब मान लेते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि 15 से 20 ही मंत्रालय हों, ऐसा तो है नहीं। तो बहुत सारे मंत्रालय भी होते हैं, तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, तो उन मंत्रालय को देना तो कैबिनेट मंत्रियों को ही है, राज्य मंत्रियों को तो देना नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को देना ही है। तो आप देखोगे कि एक एक मंत्री के पास, एक एक कैबिनेट मंत्री के पास कई सारे मंत्रालय भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, लेकिन इन मंत्रालयों के संबंध में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, और इन विभागों में आप देखोगे, इन विभागों में देखोगे जो भी कार्य होता है वो यही मंत्री संभालते हैं। राइट, यही मंत्री संभालते हैं। अब बात यहाँ आती है कि इनके कार्यभार, जैसे कि विभाग हुए, साथ ही साथ मंत्रालय से संबंधित जो भी मंत्रालय होते हैं, वो मंत्रालय को भी, सुनना मेरी बात, वो मंत्रालय को भी ये राज्य मंत्रियों को दे सकते हैं या दे देते हैं, अलग बात है। जैसे कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक, कोई भी कैबिनेट मंत्री है, उसके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, तो एक मंत्रालय को वो राज्य मंत्रियों को भी दे सकते हैं। ठीक, राज्य मंत्रियों को जैसे दे दिया, अब ये राज्य मंत्री जो होता है उस मंत्रालय का ये कार्यभार संभालेगा, उसी को बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। ठीक, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन आप दिमाग में ये क्लिक कर लो कि ये जो मंत्री होता है, ये भले ही मंत्रालय संभालता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक, ये कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता है। रीजन इसका यही है कि कैबिनेट मंत्री एक्चुअली में देखे जाए तो उनको एक अलग से ही प्रतिष्ठा या उनको अलग से एक शपथ दी जाती है कैबिनेट मंत्री की। अब किसी के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं और मंत्री हैं 20 से 25 ही हैं। राइट, कैबिनेट मंत्री 20 से 25, मंत्रालय बहुत सारे हैं, तो उन मंत्रालयों को क्या करते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्रियों को दे देते हैं। तो राज्य मंत्री ये क्या है, उनको संभालते हैं। अब उनको संभालते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गए, नहीं, बस यही है कि वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो मंत्रालय दिया है उन पर वो काम करते रहते हैं, लेकिन वो रहेंगे राज्य मंत्री ही, वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो उसको कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे वो राजमंत्री ही रहते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब आप यही समझिए कि बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनके विभाग होते हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रालय जो होता है वो इनको भी दे दिया जाता है कि वो संभालते रहेंगे। बस यही है कि वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में संभालेंगे। ठीक, आप ये समझ लिए। अब बात हम इसमें ये करते हैं अब हम बात इसमें ये करते हैं कि जो उपमंत्री हैं, थर्ड नंबर पे उपमंत्री हैं, तो उपमंत्री को आप देखोगे ये एक प्रकार के नए सांसद होते हैं। आप ये समझ लीजिएगा, ये एक प्रकार के नए सांसद ही होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नए सांसद को ही उपमंत्री बनाए, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री किसी को भी उपमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, तो नए सांसद अधिकांश यही होते हैं, क्योंकि नए सांसद जैसे किसी पार्टी बीजेपी में नए सांसद बने हैं, अब उनको इतना राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञान नहीं, इतना अनुभव नहीं है, भले वो विधायक रहे हों, वो अलग बात है, लेकिन सांसद में अगर वो पार्टी से दल से आए और पहले में जीत गए, अब उनको उपमंत्री बनाएंगे वो। अब वो इनको समझेंगे कि हाँ, ये इतने अनुभवी नहीं है या इनको राजनीतिक क्षेत्र में इतना ज्ञान नहीं है, किसी मंत्रालय क्षेत्र में इतना ज्ञान नहीं है, तो ये उपमंत्री बना दिए जाते हैं। तो ये उपमंत्री एक प्रकार के देखे जाएं तो राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री इनकी ये सहायता करते हैं, परामर्श करते हैं, उनकी मतलब सिफारिश को इनको एक प्रकार की बाध्यकारी होती है। तो आप दिमाग में ये क्लिक कर लो
कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों की जो सलाह है या सिफारिश है, सलाह या सिफारिश है, वो उपमंत्री के लिए बाध्यकारी होती है, उपमंत्री के लिए बाध्यकारी होती है, यानी कि इनको मानना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये मंत्री है, अगर किसी कैबिनेट मंत्री ने इनको सिफारिश दी है, सलाह दी है ऐसे कार्य करने के लिए कि जो उनका क्या करें, ये बर्खास्त कर दें या निरस्त करने की बात करें या इसका विरोध करें, ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो भी जो सुझाव देंगे वो सुझाव को उनको मानना पड़ता है, इनको स्वीकार करना ही पड़ता है या स्वीकार नहीं कर सकते, इनके लिए बाध्यकारी होता है। तो आप ये दिमाग में क्लिक कर लो। तो उपमंत्री बेसिकली देखे जाएं तो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री है, उनकी सिफारिश के लिए होते हैं। जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं, विभाग के अपने अपने प्रभाग होते हैं, तो इन प्रभागों में आप देखोगे जो काम करते हैं उपमंत्री ही करते हैं। तो उपमंत्रियों का काम बस यही है कि निचले क्षेत्र में काम करना है, उनको देख रेख करना है, और साथ ही साथ जो मंत्री जो सुझाव देते हैं, कैबिनेट मंत्री सुझाव देते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके उनके विषयों को बनाए रखना है या उनके निर्णयों को बाध्यकारी रूप में उनको सुझाव देना होता है। बस इनका यही काम होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। अगर इसकी संरचना अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे, सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री को आप देखोगे तो वैसे तो 15 से 20 होते हैं लगभग, अधिकतम देखा जाए तो वर्तमान में 25 + 1, ठीक, 26। इसके बाद आप देखोगे कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं। तो राज्य मंत्री में लगभग ये होते हैं 30 से 40 के बीच में, सॉरी 30, हाँ रुको 25 से 30, ठीक। और उपमंत्री जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उपमंत्री लगभग में 35+ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग में देखे जाएं तो 70+, यानी कि 70 से 80 के बीच में रहते हैं, यानी कि 75 तक मंत्री इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो मंत्री परिषद जो होती है उसमें लगभग संसद का 15% मंत्री ही होते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं किसमें, मंत्री परिषद में। संसद का टोटल जितने भी सांसद हैं, संसद के जितने भी सांसद हैं, उस सांसद का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये जो उल्लेख किया गया था, ये जो स्पष्ट किया, ये जो प्रावधान जोड़ा गया था वो 91 संविधान संशोधन 2003 में, 91 संविधान संशोधन 2003 में ये बात जोड़ी गई थी कि जो 15% है उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। संसद के जितने भी सांसद हैं, संसद में जितने भी सांसद हैं, 776 करीब सांसद हैं, तो उन सांसदों का 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहेंगे। ओके, ये बात स्पष्ट 2003 में कर दी गई थी, 91वां संविधान संशोधन 2003। चलिए अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की थोड़ा। तो मंत्रिमंडल में आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए 44वां संविधान संशोधन में आया था, राइट, 1978 में। ओके, लेकिन ये मंत्रिमंडल जो है इसकी अपनी एक अलग ही सामूहिक विशेषता होती है, एक सामूहिक अपनी विशेषता होती है। और जो प्रत्येक कैबिनेट मंत्री है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो होगा लोकसभा के प्रति, ठीक। और व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा वो प्रधानमंत्री के प्रति। तो ये उत्तरदायी सरकार एक प्रकार से ये बोली जाती है मंत्रिमंडल को, ठीक, या हम इसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री सरकार। तो अब बात यहाँ ये आती है कि ये देखे जाए जो प्रधानमंत्री से नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल होती है, ओके, इसमें लगभग 15 से 20 ही सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि इस मंत्रिमंडल को
इस मंत्रिमंडल को लाने का क्या रीजन था? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उल्लेख है वो 352 अनुच्छेद में ही इसको दिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 में किया गया है, और वो यही इसलिए किया गया क्योंकि 352 के तहत देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक, और राष्ट्रीय आपातकाल आप देखोगे कोई आक्रामक स्थिति में लग सकता है, किसी भी परिस्थिति बस लग सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप देखोगे कि राष्ट्रपति, अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति जो है या प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को यहाँ पे सबसे सामूहिक या सबसे निर्णय या फैसले लें या सबसे मतदान कराएं कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ ही मंत्रिमंडल को ये गठित करते हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल आया है कि किसी भी परिस्थिति बस अगर कोई निर्णय लेना होता है, आपातकालीन में अगर कोई निर्णय लेना होता है तो वो मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति उस काम को करते हैं। ठीक, भले ही मंत्रिपरिषद की सिफारिश ना हो, जितनी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 75 होते हैं, तो उनसे जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनसे सभी से परामर्श ले, जरूरी नहीं है। अगर मंत्रिमंडल अगर आपातकालीन स्थिति में अगर सिफारिश देता है तो वो मानी जाती है। इसलिए मंत्रिमंडल जो आया है वो इसीलिए आया है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन समस्या से निपटने के लिए उनको परामर्श करें। ओके, आप सभी का इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद है, आप इतने सभी मंत्रिपरिषद हैं तो सभी से सांठगांठ करनी पड़ेगी, सभी से बातचीत करनी पड़ेगी। क्या मसौदा तैयार करेगा, उसमें पूरी बातचीत होगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, और इतना टाइम होता नहीं है किसी आपातकालीन समस्या में निपटने के लिए। तो इसलिए मंत्रिमंडल शब्द आया और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को शामिल कर लिया गया, और यही मंत्री जो हैं राष्ट्रपति को आपातकालीन समय में ये सलाह देते हैं। ठीक, लेकिन ये आपातकालीन के समय में ही आप इसका यूज करते हो, केवल ये मंत्री यूज किए जाते हैं, राइट। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है उसका भी माना जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद आपातकालीन समस्या में अगर उनके निर्णय नहीं लिए जाते, फैसले उनके नहीं लिए जाते हैं, ठीक, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए मंत्रिमंडल काफ़ी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं मंत्रिमंडल का मतलब आप समझ गए होंगे। इसीलिए मंत्रिमंडल आया है कि वो आपातकालीन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें चलो, एक मिनट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास अपना खुद का एक मंत्रालय होता है, और यही मंत्रालय के कई सारे विभाग होते हैं, तो इन विभागों को कौन देखता है? राज्य मंत्री देखते हैं। तो राज्य मंत्री को क्या क्या दिए जाते हैं, थोड़ा आप देख लो इधर। तो राज्य मंत्री को अगर आप देखोगे तो राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं, ठीक, किनकी? कैबिनेट मंत्रियों की, पहली बात। साथ ही साथ मंत्रालय के जितने भी विभाग होते हैं उनके ये मुखिया होते हैं। पहली स्पष्ट आप समझिए कि ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ठीक, दूसरी आती है कि ये जो मंत्रालय के जितने भी विभाग होते हैं, मंत्रालय के जो भी विभाग होते हैं, राइट, उनके ये मुखिया होते हैं। इन्हीं के हाथ में ये मंत्रालय के जितने विभाग दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। तीसरी आती है ये स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार यानी कि मंत्रालय का, राइट, इन्हें दे दिया जाता है। चौथी कंडीशन है ये मंत्रालय के अधीन ही
विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, विशेष कार्य के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो ये 4 कंडीशन है या 4 इनके आधार हैं। इन्हीं के आधार पर ये राज्य मंत्री जो होते हैं इन्हें एक प्रकार से काम दिए जाते हैं कि ये कैबिनेट मंत्रियों की सिफारिश करें तथा उनके जो विभाग होते हैं उनके मुखिया के रूप में ये काम करें, राइट। और जो मंत्रालय, काफ़ी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो इन मंत्रालयों को भी इन्हें दे दिया जाता है कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में ये काम करते हैं, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं। ओके, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो बना सकते हैं। साथ ही साथ मंत्रालय के अधीन जो विशेष कार्य होते हैं उन कार्यों को उनको नियुक्त करते हैं, उन कार्यों को उनको देखरेख में यही काम करते हैं। ठीक है, और ये भविष्य में भी देखा जाए तो भविष्य में भी ये भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे तो एक प्रकार से इन्हें जागरूकता होती है, ठीक, क्योंकि इनके जब मंत्रालय की स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री काम करता है उसी प्रकार ये स्वतंत्र प्रभार में भी ये मंत्रालय में ये काम करते हैं। बस यही है कि कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन नॉलेज उनको भी उन्हीं आधार पर उसी हिसाब से हो जाती है, क्योंकि एक प्रकार से जो मंत्रालय होते हैं वही मंत्रालय इनको दे दिए जाते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार में काम करते हैं। ये बात अब करते हैं उपमंत्री की। उपमंत्री आप देखोगे एक प्रकार की ये कनिष्ठ मंत्री होते हैं, कनिष्ठ मंत्री या हम कह सकते हैं ये छोटे मंत्री। ठीक, कनिष्ठ मंत्री या छोटे मंत्री या हमको नए सांसद बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं और ये भविष्य के कैबिनेट मंत्री बनने के योग्य होते हैं, राइट। ये भविष्य में कैबिनेट मंत्री बनने योग्य होते हैं। इसके बाद ये राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं, जैसे उनके पास बहुत सारे विभाग दिए जाते हैं, ठीक, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, तो उनसे संबंधित जो भी कृत्य होते हैं या जो भी ऐसे कुछ निर्णायक फैसले होते हैं जिनको इनकी सिफारिश की आवश्यकता उन्हें पड़ती है तो यही करते हैं। ठीक, अब जैसे कि अब मान लो जैसे UDHMR है, ठीक, वो मंत्रालय है, तो उसके तहत जैसे बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, तो उन विभागों में जो कार्य करते हैं वो राज्य मंत्री ही करते हैं। ओके, राज्य मंत्री ही करते हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे जुड़े एक और अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे कि कोई विभाग के अंतर्गत भी एक प्रभाग होता है, तो प्रभाग में जैसे कि कहीं अलग से उसके दस्तावेज तैयार करना या कोई भी अलग से कानून के सिफारिश में करना या उनके कोई ऐसे फैसले लेना, ठीक, जो जो सरकार के हित में हो, तो उससे संबंधित ये उपमंत्री काम करते रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हो। चलिए, एक बात और आप समझ लीजिए कि कैबिनेट मंत्री के पास क्या होता है, मंत्रालय होता है, राइट। कैबिनेट मंत्रियों के पास मंत्रालय होता है, तो एक मंत्री के पास कई सारे मंत्रालय हो सकते हैं, एक दिमाग में ये कलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात और आप समझिए कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी मंत्रालय ले सकते हैं। एक प्रधानमंत्री भी मंत्रालय ले सकते हैं, वैसे ये मंत्रालय रखते तो नहीं हैं, ठीक है, तो ये स्वतंत्र होते हैं किसी भी मंत्रालय को रखने के लिए। ठीक है, ये 2 बातें माइंड में क्लिक कर लीजिए। अब बात हम करते हैं कि आंतरिक मंत्रिमंडल, या हम इसे बोलते हैं किचन मंत्रिमंडल। देखिए, अब मंत्रिमंडल के साथ साथ एक मंत्रिमंडल और होता है, उसे बोलते हैं किचन मंत्रिमंडल, और ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लगभग में ऐसे ही 7-8 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं होते हैं, 5-6 ही ज़्यादा से, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें, बहुत छोटा होता है मेंबर। और एक प्रकार से ये जो मंडल होता है इसमें जो केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के कोई घर से हो या कोई उनसे अनुभवी व्यक्ति हो जो संबंध बनाए रखता हो, उससे रिलेशन में हो, तो वो भी इसमें वो ले सकते हैं, उनसे सलाह मांग सकते हैं, राइट। तो इसमें आप देखोगे
जैसे वित्त मंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए। तो ये जो मंत्री हैं ये बेसिकली इस आंतरिक मंत्रिमंडल या किचन मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। या प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है भारत का कोई भी व्यक्ति, राइट, प्रधानमंत्री उसे सिफारिश के लिए वो रख सकते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति है, कोई भी भारत का कोई भी हो सकता है, वो भले ही कोई मंत्री ना हो, चाहे वो कोई सांसद ना हो, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी दल से भी ना हो, प्रधानमंत्री उसे अपने में शामिल कर सकते हैं। और वो प्रधानमंत्री देखा जाए तो ये अपने विवेक के आधार पर उसे शामिल करते हैं, ठीक है। तो आप यही समझिए कि वित्त मंत्री, प्रदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा कोई अन्य सलाहकार व्यक्ति जो वो प्रधानमंत्री जिसे चाहते हों उसे उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक आंतरिक किचन मंत्रिमंडल बनती है। और ये जो बनती है आप देखोगे तो ये एक प्रकार से गोपनीय रहती है, राइट। वैसे गोपनीय सभी होती हैं, तो ये भी गोपनीय होती है। और जो भी काम किए जाते हैं इसमें वो गोपनीयता के आधार पर ही किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप दिमाग में और एक ले लो कि इसकी जो जांच है, इनकी जो जांच है वो किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। मंत्रिमंडल जो होता है, आंतरिक किचन मंत्रिमंडल है, इससे संबंधित जो भी निर्णायक फैसले लिए जाएंगे उसकी जांच है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। और ये एक प्रकार की सलाहकारी ही होते हैं, इसमें जो भी मंत्री होते हैं वो सलाहकारी होते हैं, बड़े बड़े फैसले ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मंत्रिमंडल की फिर बाद में भूमिका आ जाती है, राइट। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अब बात हम करते हैं कि इनमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। तो आप इनमें देखो, इसमें 20 से वैसे 15 से 20 सदस्य होते हैं, राइट। और इसमें 70 से 75 तक होते हैं, राइट। एक तो अंतर ये है। इसमें देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जितने भी मंत्री होते हैं उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होना जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक तीसरी कंडीशन आप देखोगे इसमें, इनके पास वास्तविक शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति का मतलब ये है कि जो भी ये परामर्श देंगे, जो भी परामर्श देंगे ये राष्ट्रपति के लिए एक प्रकार की बाध्यकारी मानी जाती है, राइट। साथ ही साथ देखा जाए तो इनके जो निर्णय होते हैं, इनके जो निर्णय होते हैं सर्वोपरि माने जाते हैं, ठीक। और सामूहिक निर्णय इनके लिए जाते हैं। यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे तो इनकी जो शक्ति होती है वो कागजी होती है, कागजी, यानी कि कागज पर इनकी शक्ति होती है। एक प्रकार से जो भी लेखा जोखा है इनका कागज पर होता है, राइट। लेकिन इनका जो लेखा जोखा है वास्तविक रूप में होता है, यानी कि ठोस प्रमाणिक रूप में होता है और इनको आप निकाल नहीं सकते हो। जबकि कागजी शक्ति जो होती है ये औपचारिक में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिमंडल की कितनी पावरफुल नहीं मानी जाती। वो भले ही मंत्रिमंडल जो है वो भले ही वहाँ से हैं, राइट, लेकिन वो मंत्रिमंडल की भूमिका अलग ही होती है, वो पावरफुल होती है। उसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं ना, इसलिए। और इसकी बैठकें तो आपको पता ही है सामूहिक रूप से होती हैं। इनकी बैठकें सामूहिक रूप से होती हैं। जैसे बैठकें अगर देखी जाएं तो इनकी सामूहिक होती हैं और एक हफ्ते में 2-3 लगभग बैठकें होती ही हैं। इनकी 2 से 3 इनकी बैठकें होती ही हैं। जबकि इनकी बैठकें आप देखोगे तो बहुत कम होती हैं। एक मंत्रिपरिषद की बहुत कम बैठकें होती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है कई तभी इनकी बैठक होती है। वैसे तो ये मंत्रिमंडल है यही काम करता रहता है, तो आप ये समझ सकते हो। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक नहीं होती है, कभी कभी हो जाए तो ठीक है, या तो लगता होते ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, राइट।
ये एक प्रकार का देखा जाए तो छोटा निकाय होता है। छोटा निकाय का मतलब ये है कि 15 से 20 इसमें सदस्य होते हैं, छोटा निकाय है। ये बृहत निकाय है, ये बृहद निकाय है क्योंकि इसमें 70-75 मंत्री शामिल होते हैं। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि इनके जो निर्णय फैसले हैं, इनके जो निर्णय फैसले हैं मंत्रियों के, यानी कि मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री होते हैं इनके निर्णय हैं या कोई ये फैसले लेते हैं या कोई परामर्श देते हैं, तो इनके निर्णय या परामर्श से संबंधित या किसी दस्तावेज से संबंधित अगर ये किसी फैसला सुनाते हैं या निर्णय देते हैं तो वो इन मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, इन मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ये अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार करना ही पड़ता है। ओके, क्योंकि ये उनके अंडर में ही एक प्रकार के काम करते हैं, तो वो जो भी दिशा निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं, कोई लिखित प्रपत्र देते हैं, तो वो इनको खारिज नहीं कर सकते, इनको बाध्यकारी होते हैं, स्वीकृति ने देनी ही होती है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, तो आप जान सकते हो कि इसमें कौन पावरफुल है, कौन का कैसा है। लेकिन आप देखोगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है वो एक प्रकार की देखा जाए मंत्रियों से ही मिलकर बनती हुआ है। या आप ऐसे संरचना बना सकते हो कि ये संरचना जो है ये आप देखोगे तो आप ये मंत्रिपरिषद ले लो, ठीक। अब ये मंत्रिपरिषद है, इसके अंडर में ही क्या है, ये उपमंत्री होते हैं। उपमंत्री के अंडर में आप देखोगे ये आपके राज्य मंत्री हैं और ये आपके कैबिनेट मंत्री हैं, राइट। और ये आपके आंतरिक किचन मंत्रिमंडल है, ठीक। ये आप संरचना देख सकते हो, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा स्पष्ट से, मंत्रिपरिषद के बारे में आपको इस पर समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई खास ज़्यादा रहा ही नहीं है, कंप्लीट हो गया है। चलिए, समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार आप और ट्राई करिए, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।